जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गया जीएस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लूसेंट के ऊपर वीडियो चल रहा है और ये हमारा 12वां क्लास है लूसेंट का। और लास्ट अभी तक जो भी थोड़ा सा गैप हुआ है वीडियो बनाने में, तो चलिए वंस अगेन वी बैक। तो देखेंगे कि ये हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो लूसेंट का हड़प्पा सभ्यता का चल रहा है टॉपिक, है ना। और इसमें क्या हो रहा है कि पीछे में जो वीडियो मैंने बनाया है 11th वीडियो, उसको आप देख लेंगे तो वहाँ से फिर हम जहाँ पर छोड़े थे लास्ट टाइम वहाँ से हम कंटिन्यू अभी करते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोथल से और सुतगोडदा से क्या मिला है, बंदरगाह मिला है। हमें आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि बंदरगाह इनमें से किस जगह से बंदरगाह मिला है। बंदरगाह मतलब आप जानते हैं जहाँ पर जहाज़ रुकने का जगह होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो एक तो हम जानते हैं कि गुजरात का जो लोथल है वहाँ से मिला है, और एक ये भी हम जानते हैं कि सुतगोडदा जो है वहाँ पर भी जो है सो क्या हुआ कि बंदरगाह मिला। तो एक प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि आपके जो एग्जामिनेशन में जो अक्सर लोथल देता है, तो लोथल छोड़ करके अगर कभी सुतगोडदा दे देगा तो आपको टाइप अप हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या रखना है, एक तो लोथल तो याद रखना ही, साथ में सुतगोडदा को भी याद रखना है ना। तो वहाँ क्या मिला है, बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, देखिए कैसे इसको याद करेंगे। बंदर क्या होते हैं, उथल पुथल करते हैं। क्या करते हैं, उथल पुथल करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, लोथल उथल पुथल, है ना। तो इससे आपको याद हो गया कि क्या मिलता है, बंदरगाह मिलता है और साथ में सुतगोडदा को। उसके बाद देखेंगे कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के किस जगह से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि ये जो मिला है हमको वो कालीबंगन से मिला है। क्या है, कालीबंगन, ठीक है। तो खेत में क्या हुआ, देखिए कालीबंगन का अर्थ वैसे हम आपको बता चुके हैं, या नहीं भी बताएं तो आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो काली चूड़ी जो है वो इसका अर्थ पूछेगा कि कालीबंगन का अर्थ क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि काली चूड़ियाँ का मतलब कालीबंगन होता है। और जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, नक्काशी का मतलब होता है कि कुछ डिजाइनिंगदार, जैसे आज के डेट में आपको जो ईंट मिलता है तो उस पर कुछ छपा हुआ मिलता होगा किसी कंपनी का नाम वगैरह, तो एक तरह का यहाँ पर भी नक्काशी यानी कुछ आर्ट किया हुआ है ना। तो जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट मिला कहाँ से, कालीबंगन में। नेक्स्ट देखेंगे स्नानागार। स्नानागार का मतलब बाथ टब आप समझेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग आज स्विमिंग पूल आप उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। तो इजिकल टू स्नानागार। तो स्नानागार का अगर साइज अगर पूछेगा, है ना, LBH, आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह कुछ भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स में LBH, है ना। तो उसका लेंथ भी है ना, हाइट वगैरह जो होता है, तो 11.88 उसका लेंथ था, है ना। ब्रीथ तो उसका था 7.01 और उसका हाइट जो था वो कितना था 2.3 मीटर में। किसमें याद रखेंगे कि ये मीटर में ये इसका मेजरमेंट दिया गया है ना। तो 11.72 ऐसे भी याद रखिएगा तो थोड़ा सा काम चलेगा, आप ऑप्शन के काफ़ी नज़दीक रहेंगे, ठीक है। तो क्या रखना है कि 11, 7 और 2। उसके बाद देखेंगे कि ये अगर पूछेगा कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा था, द बिगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पा सभ्यता, तो उसका आंसर होगा, है ना, क्या है, सबसे बड़ी इमारत। तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, स्नानागार। जैसे आपसे कोई मकान पूछ देगा, है ना, किसी तरह का पूजा घर बोल देगा, है ना, या बंदरगाह बोल देगा, तो नहीं, इन सब में बंदरगाह वगैरह भी उतना बड़ा नहीं था जितना कि इसका स्नानागार था, ठीक है। और स्नानागार में एक और खासियत क्या था कि स्नानागार जो था, गर्मी बहुत है जी, उसमें पंखा ऑफ करके जो पढ़ना पड़ता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पसीना थोड़ा निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं है। तो सबसे बड़ी इमारत थी यहाँ पर। तो क्या हुआ कि एक 3 मुख वाले देवता, जिसको आप त्रिमूर्ति बोल सकते हैं, है ना। आज के डेट में हम लोग जो 3 मुख वाले देवताओं के त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 3 मुख वाले देवता का मतलब, है ना, कि जो मूर्ति हमें मिली है, या वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको दे देगा त्रिमूर्ति। क्या देगा आपका, त्रिमूर्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा कि त्रिमूर्ति जो है वो कहाँ मिला है, आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, जिनको हम पशुपतिनाथ कहते हैं। वर्तमान में आप जानते हैं कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ है, बताइए, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो किस जगह है वो आपको बताना है। और दूसरा मतलब कि यहाँ पर पशुपतिनाथ का मतलब क्या है, किस भगवान को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो पशुपतिनाथ जो है वो हम लोग इंडिकेट करते हैं भगवान शिव के लिए। तो इसको याद रखिएगा, पशुपतिनाथ। और कहाँ से मिला है, तो ये जो त्रिमूर्ति जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है ना। या तो देखिए दोनों सवाल कैसे, त्रिमूर्ति कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। या पूछेगा पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो भी मोहनजोदड़ो से। या बोलेगा कि 3 मुख वाले देवता कहाँ से मिलेंगे, तो ही मोहनजोदड़ो का। हो सकता है प्रश्न अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन सबका उत्तर एक ही जैसा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखेंगे कि अगर पूछेगा कि बताइए ये जो देवता थे, है ना, त्रिमूर्ति, उनके चारों ओर कितने पशु थे, तो उनके चारों ओर 4 पशु थे, है ना। और उसके बाद अगर ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि वो चारों पशु कौन कौन से थे, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पशु दे देगा। तो याद रखिएगा कि इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा थे। बिल्कुल एकदम अच्छे से हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा थे। जो भी जानवर हैं याद रखिएगा बिल्कुल
हुष्ट पुष्ट यानी कि ताकतवर जानवर के बारे में आपको बताना। जैसे मान लीजिए देखिएगा बकरी, तो बकरी नहीं था, हिरन नहीं था, ये सब है ना, क्या हुआ कि थोड़ा सा कमज़ोर जानवर है। देखिए चारों जानवर में कॉमन क्या है कि सारे ताकतवर जानवर है, चाहे भैंसा हो, चाहे चीता हो, चाहे गैंडा हो, चाहे हाथी हो, ठीक है। आगे देखेंगे कि लोथल, लोथल जो है, लोथल पर कालीबंगा से क्या मिला हमें, तो यहाँ से हमको अग्निकुंड मिला। अग्निकुंड समझते हैं ना, कि जहाँ पर आग लगाते हैं या हवन वगैरह करने के लिए जो आगों का हम लोग, आगों नहीं, गलत शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, आग है ना, आग का जो हम लोग ये करते हैं, मतलब कि जो हवन वगैरह के लिए तो कुंड में करते हैं, तो वही कहाँ पे मिला ये, तो ये लोथल में भी मिला और कालीबंगन में मिला। देखिए आप कालीबंगन, लोथल में भी कुछ और मिला है, कालीबंगन में एक नक्काशीदार और जुते हुए खेत, और क्या मिला है, तो अग्निकुंड है ना। तो कालीबंगन से 3 चीज़ याद रखेंगे, अग्निकुंड, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या बता रहे, लोथल, तो लोथल में क्या मिला, बंदरगाह भी मिला है लोथल से, और फिर लोथल से क्या मिल रहा है, अग्निकुंड भी मिल रहा है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक कांसे की नर्तकी मिली है, मतलब एक मेटल है जिसका नाम है कांसा। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग भी कहा जाता है। कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता कौन से युग में था, क्या वो जो है स्टोन एज में था, आयरन एज में था, ठीक है, या आपका कांस्य युग में था, है ना। तो देखेंगे कि ये जो था कौन सी युग का था, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग में था। और कांसे की क्या मिली यहाँ पर, नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल मिली है। और ये जो नर्तकी है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। देखिए याद रख लीजिए, देखिए कहाँ से क्या रखना, समझिए याद, हड़प्पा सभ्यता कौन से एरा से गुजरा था, है ना, मेटल वाइज, है ना। आपका पत्थर का अगर बात करेंगे तो स्टोन एज हो गया, चूँकि पत्थर वैसे स्टोन में आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पदार्थ की बात करेंगे तो स्टोन है ना, ये आपसे पूछ देगा आयरन है ना, तो ना स्टोन ना आयरन है ना और भी कुछ, तो आपको क्या बताना है, कांसा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से जो मुहर मिले हैं, मुहर मतलब क्या होता है कि जैसे आज के डेट में आप सील जो लगाते हैं है ना मुहर, तो वहाँ से जो मुहर मिला है उस पर जो नक्काशी या उस पर जो चित्र मिला वो किसका मिला, एक श्रृंगी जानवर का मिला है। और किसका मिला है, स्त्री मिला है, कि एक स्त्री है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, एक मोहर जो है वो क्या है, उस पर क्या है, एक श्रृंगी जानवर है, और वो एक श्रृंगी जानवर पे जो है वो क्या लिखा है, और क्या मिला है उसके मोहर के ऊपर, तो एक श्रृंगी जानवर और क्या मिला है, तो स्त्री है जिसके गर्भ से, गर्भ मतलब पेट से क्या हो रहा है कि पौधा निकलते हुए दिखाया जा रहा है। इस स्त्री के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सिंबल है पृथ्वी का, कि जो अपने पेट से क्या कर रही है कि अनाज निकाल रही है, या इसको आप जननी के रूप में भी जान सकते। पूछ देगा कि बताइए जननी का जो है सो एविडेंस जो है या जो चित्र है जो वो कहाँ से मिला है, तो बताएंगे हड़प्पा से मिला है ना, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। उसके बाद देखेंगे अगर लिपि के बारे में बात करेंगे तो लिपि जो है, लिपि समझते हैं ना, लिखने का तरीका, जैसे हम देवनागरी लिपि में यानी कि हिंदी जिसको बोलते हैं, तो हिंदी और संस्कृत दो तरफ से दोनों चीज़ लिखते हैं हमने, लेकिन लिखने का तरीका क्या, तो दोनों में ही हम देवनागरी का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे कि लिपि जो इस वक्त मिलता था वो था भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है, मतलब कि फिगर है ना, यहाँ पर फिगर का बात करेंगे, बताएंगे कैसे। जैसे मान लिया कि चिड़िया बना हुआ है, क्या बना हुआ है, चिड़िया बना हुआ है, तो चिड़िया का क्या होगा कि अपना एक अर्थ है ना, भाव चित्रात्मक, या कुछ मतलब इस तरह से बना हुआ है। तो ये क्या है, अभी हम लोग क्या लिखते हैं, अभी हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह से भाव बना हुआ रहेगा। तो इसका अपना एक सिंबल होता था, जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है कि ये जो भाव चित्रात्मक जो लिपि थी उसका क्या अर्थ है। अभी तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए, अभी हम तक समझे नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। और इसको कहते क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वास्त्रोफेदन। ये जो लिखने की कला थी हड़प्पा सभ्यता में, उस कला को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्त्रोफेदन। एक चीज़ यहाँ पर समझेंगे कि आखिर क्यों कहते थे इसको वास्त्रोफेदन, या कैसे लिखाता था। देखिए याद रखिएगा कि इस समय जो लिखावट होता था, कि मान के चलिए पहले तो यह कि पूछेगा कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी या लिखावट थी वो किधर से शुरू होता था, तो दाएं से बाएं लिखते थे। किधर से, दाएं से बाएं। जैसे अभी हम लोग क्या करें, हम लोग बाएं से दाएं लिख रहे हैं, तो लेकिन वो क्या दाएं से बाएं, और उसके बाद फिर वो दूसरा लाइन अगर एक से अधिक लाइन होता था तो फिर वो ऐसे लिखाता था। फिर उसके बाद अगर तीसरा लाइन लिखना है तो ऐसे लिखाता था, फिर चौथा लाइन होगा तो ऐसे लिखाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है कि डायरेक्शन आप देखेंगे कि इस तरह से चलता था, ठीक है, ऐसे चल रहा है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वास्त्रोफेदन हम लोग कहते हैं, या इसको बोलते हैं हलावंत बोलते हैं इसको, है ना, वंत्र बोलते हैं। तो याद ये देखिए थोड़ा सा, ये है हलावंत्र, और इसके बाद वास्त्रोफेदन कहा जाता था। वैसे चीज़ें होता था, तो भाव चित्रात्मक हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, चूँकि हम आपको बताए हैं कि चूँकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए इसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो लेखन जो है, अगर पूछेगा आपसे कि बताइए कि दुनिया में लेखन शैली सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो हम बताएंगे कि लेखन शैली सबसे पहले सुमेरिया सभ्यता में शुरू हुआ था। सुमेरिया सभ्यता आज के डेट में कहाँ पर है, तो सीरिया को हम लोग सुमेरिया सभ्यता कहते हैं, ठीक है। वो ज्योग्राफिकल एरिया में जो है सो आज के डेट में सीरिया वाला जगह है।
यहाँ के जो नगर होते थे या जो घर होते थे वो कैसे होता था, तो ग्रिड पद्धति का होता था, है ना। नगर या घर जो होता था वो कैसे पद्धति पर होता था, ग्रिड पद्धति पर होता था। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या, चेस बोर्ड आपने देखा है ना। तो चेस बोर्ड जो आप देख रहे हैं तो उस चेस बोर्ड पर आप देखेंगे कि इस तरह से आपका बना रहता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड ग्रिड पद्धति। तो इस तरह से क्या होता था कि उस समय के घर बने होते थे ग्रिड पद्धति के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे साइड में। तो दूसरे साइड देखेंगे कि जो दरवाजे और खिड़कियां जो होती थी, अगर पूछेगा कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां जो है, देख रहे हैं आप यहाँ पर दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलती थी, तो याद रखिएगा कि इस समय के जो दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो सड़क की तरफ ना खुल करके पीछे गली की तरफ खुला करता था, घर के पीछे की तरफ खुला करता था दरवाजे और खिड़कियाँ दोनों, है ना। बिल्कुल अपने इसको, इस चीज़ को अच्छे तरह से याद रखिएगा। यहाँ के मुख्य फसल क्या थी, यहाँ के मुख्य फसल थे गेहूँ और जौ। हो सकता है कि वहाँ पर आपको दे देगा यौ, क्या लिख देगा, यौ, तो गड़बड़ाएंगे नहीं, जौ को यौ भी कहते हैं। याद रखिएगा मुख्य फसल चावल नहीं है बल्कि क्या है, गेहूं और जौ जो है या यौ जो है उस समय का क्या था, मुख्य फसल था। मिठास के लिए लोग क्या प्रयोग करते थे, तो मिठास के लिए ये लोग शहद का प्रयोग क्या करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मिट्टी का क्या होता था, यहाँ पर हल मिला है, कहाँ से मिला है, बनावली से। किस, कहाँ मिला है, बनावली से मिट्टी का हमें यहाँ पर हल मिला है। उसके बाद देखेंगे कि चावल आपसे पूछेगा कि बताइए चावल जो है वो कहाँ कहाँ से मिला है, तो हम बताएंगे कि रंगपुर से और लोथल से हमें चावल मिला। फिर से बोल रहे हैं, याद रखिएगा, रंगपुर, क्या मिला है, रंगपुर, और कहाँ से, लोथल, लोथल से हमें क्या मिला है, चावल। देखिए लोथल के बारे में पीछे में ऑलरेडी हम लोग देखें, लोथल से क्या मिला है, लोथल एक बंदरगाह है, लोथल क्या है, तो वहाँ से अग्निकुंड मिला है। और फिर अभी हम क्या देख रहे हैं कि लोथल से जो है सो क्या मिला हमको, चावल भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो नेक्स्ट है, उसके बाद देखेंगे सुरकोटदा, है ना, फिर से सुरकोटदा आया, प्लस कालीबंगन और लोथल, फिर लोथल आ रहा है। तो सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से हमें क्या मिलता है, घोड़े का अस्थि पंजर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। याद करेंगे सुरकोटदा से, कालीबंगन से, कालीबंगन ऑलरेडी हम यहाँ पर दिखाए भी हैं आपको, है ना। ये देखिए कालीबंगन से क्या मिला था, तो नक्काशीदार ईंट और जुते हुए खेत। अब क्या मिल रहा है यहाँ पर कालीबंगन से, तो हमको यहाँ पे कालीबंगन से घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है। अब यहीं पर से आपको प्रश्न आता है कि बताइए किस जगह से, है ना, आपको अस्थि जो क्या यहाँ से सब प्रश्न आता है कि क्या हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित थे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े का अस्थि पंजर मिला। तो आप वहाँ पर जवाब क्या मारेंगे, यस बिल्कुल, लेकिन ये आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो फिर बोलेंगे जब वो जवाब गलत हो गया, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा वासी जो थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। तो बोले कि अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो फिर ये वाला बात गलत है, तो दोनों तो क्रॉस हो रहा है। तो देखिए समझ लीजिए, असल में क्या होता था कि इस घोड़े का जो अस्थि पंजर मिला है, तो ये हड़प्पा वासियों का घोड़ा नहीं हुआ करता था, बल्कि अरब से या मिस्र से या आपका सीरिया वगैरह से, जब मेसोपोटामिया वगैरह से जब लोग व्यापारी लोग आते थे भारत में, यानी भारत मतलब हड़प्पा सभ्यता में आते थे, तो घोड़े से व्यापार करने के लिए आते थे। तो कुछ घोड़े हो गए होंगे कि मर गए होंगे, तो इसलिए वहाँ पर ही, है ना, दफन हो गए और इसलिए वो छोड़ करके चले गए। तो इसलिए उसकी मिट्टी में जो है सो हमें क्या मिलते हैं, घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है। भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में हमें घोड़े प्राप्त नहीं होते। आज भी हम लोग को घोड़ा अगर चाहिए होता तो हम लोग कहाँ से मंगाते हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह से घोड़ा मंगाते हैं, अरबियन कंट्री से हम लोग घोड़ा मंगाते हैं। भारत या हड़प्पा सभ्यता या पाकिस्तान, श्रीलंका, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, वहाँ से हमें क्या नहीं मिलता है, ये हड़प्पा नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि भारतीय या हड़प्पा वासी घोड़े से परिचित नहीं थे, बल्कि क्या था कि सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल में जो घोड़े के अस्थि पंजर मतलब होता है हड्डी, है ना, तो हड्डी जो मिले वो हड़प्पा वासी नहीं थे बल्कि विदेश के थे, ठीक है। एक बात दूसरा देखेंगे, तौल की इकाई। तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में था। 16 का अनुपात में मतलब जैसे आज के रेट में हम लोग 1 रुपये को क्या बोलते हैं, 100 पैसों को 1 रुपये बोलते हैं, तो यानी कि 100 क्या हुआ, एक इकाई है ना। तो उसी तरह से यानी कि 100 अपने आप में 100% है ना। तो उस समय जो था 100% का मतलब होता है 16, यानी कि वहाँ पर 16 का जो इकाई था उसके हिसाब से हम लोग मेजरमेंट क्या करते थे, ठीक है। 16 का मतलब आज भी देखिएगा बूढ़े पुराने जो लोग होते हैं वो आपको बोलते हैं, देखो बाबू हम 16 आना सच बोल रहे हैं, यानी कि 100% सच बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको याद होगा कि पीछे आप हमारे पापा वगैरह जो हैं वो लोग इस्तेमाल जो करते थे, हम लोग भी इस्तेमाल किए हैं, वो क्या था कि 98, है ना, 8 आना। तो 16 आना, देखिए यहाँ पर क्या 16 आना, 16 आना का आधा 8 आना, 8 आना का आधा 4 आना, है ना। तो 4 आना का मतलब क्या था, 25 पैसे को 4 आना कहते थे और 50 पैसे को 16 आना बोलते थे, है ना।
तो पैसे में तो हम लोग 50 पैसा बोल रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने से हम लोग यहाँ आना वगैरह चला था, यानी कि 16 का इकाई चला था, इसलिए 50 पैसा इज इक्वल टू 16 है ना, 8 आना है ना, 50 पैसा इज इक्वल टू 8 आना, और 100 पैसा यानी कि 1 रुपया इज इक्वल टू 16 आना है ना। तो 16 अपने आप में क्या था, 100% हुआ करता था। ठीक है, तो ये बहुत दिन तक ये आना वाला जो 16 का अनुपात जो है सो हमारे मॉडर्न एरा तक चला है। आज भी अपने पापा वगैरह से पूछेगा तो 16 आना क्यों बोलते थे, 8 आना क्यों बोलते थे, है ना। 8 आना का क्या मतलब है, 50 पैसे को 8 आना क्यों कहते थे, और 25 पैसे को 4 आना क्यों कहते थे। ठीक है, चूँकि 16 के इकाई में हम उस समय हमारे लोग बात करते थे। यातायात के साधन में क्या होता था, बैल होता था, जो कि 2 पहिया भी होता था और 4 पहिया भी हुआ करता था। और मेसोपोटामिया में एक जगह शब्द मिला है मेलुहा, पूछेगा कि मेसोपोटामिया में जो मेलुहा शब्द मिला है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया में जो मेलुहा शब्द इस्तेमाल किया गया है वो हड़प्पा वासियों के लिए किया गया है। और उसके बाद देखेंगे कि इस समय जो शासन जो था, इसमें जो शासन जो वर्ग हुआ करता था, वो शासन जो कौन करते थे, तो वणिक वर्ग करते थे। वणिक वर्ग मतलब बिजनेस क्लास के लोग जो हैं वो शासन के मेन स्ट्रीम में हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि शासन किनके द्वारा चलाया जा रहा है, तो बिजनेसमैन लोग के द्वारा ये शासन चलाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने आज जो है सोल्यूशन का जो आपका हड़प्पा सभ्यता का सेगमेंट है वो आपको बताया, और अभी और भी बचा हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सो इसके ऊपर और भी चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सभा समाप्त किया जाता है।